नमस्कार दोस्तों। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी। स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्पीकर से रिलेटेड आर्टिकल्स एक ही जगह पर नहीं मिलते। कुछ आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से कनेक्टेड है, कुछ स्पीकर के इलेक्शन और रिमूवल से, कुछ हाउस की फंक्शनिंग से, कुछ लॉ मेकिंग प्रोसेस से और कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से। इसी वजह से स्टूडेंट्स आर्टिकल्स को अलग अलग याद करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम के टाइम सीक्वेंस भूल जाते हैं। लेकिन आज हम आर्टिकल्स को रटेंगे नहीं, हम उन्हें समझेंगे और कनेक्ट करेंगे। और इसी का नाम है ब्लॉक मेथड। देखिए, जब भी कोई बड़ी मूवी होती है उसमें अलग अलग सीन्स होते हैं। वैसे ही पार्लियामेंट के आर्टिकल्स को भी हम 5 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। कॉल ब्लॉक, स्पीकर ब्लॉक, हाउस ब्लॉक, लेजिस्लेटिव ब्लॉक और प्रोसीजर ब्लॉक। अब इन ब्लॉक्स को याद कैसे रखना है? बस एक सिंपल स्टोरी याद रखिए। प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट को बुलाया, स्पीकर ने चेयर संभाली, हाउस ने काम करना शुरू किया, लॉज बानी और प्रोसीजर ने पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट किया। यानी कॉल, स्पीकर, हाउस, लेजिस्लेटिव, प्रोसीजर। अब जब भी आपको कोई आर्टिकल नंबर दिखेगा, आप पहले उसका ब्लॉक आइडेंटिफाई करोगे और ब्लॉक देखते ही उस आर्टिकल का टॉपिक ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। जैसे कॉल ब्लॉक देखते हाई प्रेसिडेंट याद आएगा, स्पीकर ब्लॉक देखते ही इलेक्शन, रिमूवल और सैलरी याद आएगी, हाउस ब्लॉक देखते ही वोटिंग, वैकेंसी और प्रिविलेजेस याद आएंगे, लेजिस्लेटिव ब्लॉक देखते ही बिल, जॉइंट सिटिंग और मनी बिल याद आएगा और प्रोसीजर ब्लॉक देखते हैं रूल्स, जजेस और कोर्ट्स याद आएंगे। इस तरह आपको अलग अलग आर्टिकल्स याद नहीं करने पड़ेंगे। आपको सिर्फ पूरी पार्लियामेंट की मूवी याद रखनी है और मूवी याद रही तो आर्टिकल्स खुद याद हो जाएंगे। साथ ही हर ब्लॉक के अंदर एग्जाम फेवरेट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्विक रिवीजन ट्रिक्स भी कवर करेंगे, ताकि आर्टिकल्स 85 से लेकर 122 तक का पूरा पोर्शन एक हाई फ्लो में रिवाइज हो जाए। तो नोटबुक लेकर बैठ जाइए और तैयार हो जाइए स्पीकर ऑफ लोकसभा के कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी को समझने के लिए। अगर आपको ऐसी वन शॉट रिवीजन वीडियोस पसंद आती है तो जीके वन शॉट को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। कॉल ब्लॉक, आर्टिकल्स 85, 86, 87। नमस्कार दोस्तों। कॉल ब्लॉक को समझने के लिए पार्लियामेंट को एक क्रिकेट स्टेडियम समझिए। एमपीज प्लेयर्स है और प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट है। मैच शुरू होने से पहले प्रेसिडेंट सभी प्लेयर्स को स्टेडियम में बुलाता है। आर्टिकल 85 समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दो सेशंस के बीच गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसोल्व कर सकता है, राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं होती। अब सभी प्लेयर्स स्टेडियम में आ गए। प्रेसिडेंट उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। आर्टिकल 86 प्रेसिडेंट्स मैसेज, यानी प्रेसिडेंट लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकता है। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को एड्रेस भी कर सकता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटेग्रल पार्ट होता है। अब ओपनिंग सेरेमनी का टाइम आता है। प्रेसिडेंट स्टेज पर आकर स्पेशल स्पीच देता है। आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर साल के फर्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देता है। जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन में भी प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस देता है। प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एक साथ एड्रेस करता है। प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है। बस पूरी स्टोरी इतनी सी है। प्रेसिडेंट पहले प्लेयर्स को बुलाता है, फिर इंस्ट्रक्शंस देता है और आखिर में ओपनिंग स्पीच देता है। इसी सीक्वेंस में आर्टिकल्स 85, 86 और 87 आते हैं। स्पीकर ब्लॉक, आर्टिकल्स 93, 94, 95, 96, 97। नमस्कार दोस्तों। अब प्लेयर्स स्टेडियम में आ चुके हैं। मैच शुरू होने वाला है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई क्रिकेट मैच बिना अंपायर के चल सकता है? बिल्कुल नहीं। और पार्लियामेंट के इस क्रिकेट मैच में अंपायर है स्पीकर। यहीं से शुरू होता है हमारा स्पीकर ब्लॉक। आर्टिकल 93 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। सबसे पहले लोकसभा अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन करती है। जैसे क्रिकेट मैच के लिए अंपायर चुना जाता है, वैसे ही लोकसभा अपना स्पीकर चुननी है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किए जाते हैं। अब मान लीजिए कुछ प्लेयर्स अंपायर के फेसलॉन से खुश नहीं है और वो अंपायर मतलब स्पीकर को हटाना चाहते हैं। आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर। ये आर्टिकल स्पीकर के रेजिग्नेशन और रिमूवल के बारे में बताता है।
स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देता है और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीकर को इफेक्टिव मेजॉरिटी से रिमूव किया जा सकता है। अब एक और सिचुएशन सोचिए, अगर स्पीकर अपनी सीट पर ना हो तो मैच कौन संभालेगा? आर्टिकल 95 पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर। ऐसी सिचुएशन में डेप्यूटी स्पीकर पूरा काम संभलता है। सिंपल लैंग्वेज में, स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर अंपायर बन जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीकर की एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर हाउस को प्रिसाइड करता है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है, स्पीकर के खिलाफ हाई रिमूवल मोशन चल रहा है, तो क्या स्पीकर खुद चेयर पर बैठकर अपने केस का फैसला करेगा? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 96 स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड। जब स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन डिस्कस हो रहा हो तब स्पीकर हाउस को प्रिसाइड नहीं करता। स्पीकर डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन चेयर पर नहीं बैठ सकता। और फाइनली, इतना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए सैलरी भी तो मिलेगी। आर्टिकल 97 सैलरी एंड अलाउंसेस। ये आर्टिकल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बताता है। इनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। बस पूरी मूवी को एक लाइन में देखिए। पहले स्पीकर इलेक्ट हुआ, फिर उसके रिमूवल की बात हुई, उसकी जगह डेप्यूटी स्पीकर आया, रिमूवल डिस्कशन के दौरान स्पीकर चेयर से हट गया और आखिर में उससे सैलरी मिली। इसी सीक्वेंस में आर्टिकल्स 93, 94, 95, 96 और 97 आते हैं। हाउस ब्लॉक आर्टिकल्स 98, 100, 101, 105। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ट्रिक देख लीजिए। एसवीवीपी, सेक्रेटेरिएट, वोटिंग, वैकेंसी, प्रिविलेजेस। बस इसी सीक्वेंस में पूरा हाउस ब्लॉक चलता है और इसी सीक्वेंस में आर्टिकल्स भी आते हैं। 98, 100, 101, 105। अब आईएसी एक सिंपल पार्लियामेंट मूवी के थ्रू समझते हैं। आर्टिकल 98 पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट। सबसे पहले पार्लियामेंट को स्मूथली चलाने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। इसी मैनेजमेंट सिस्टम को सेक्रेटेरिएट कहा जाता है। पार्लियामेंट का अपना सेक्रेटेरिएट होता है। लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग सेक्रेटेरिएट्स होते हैं। सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल काम संभलता है। सेक्रेटेरिएट एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं होता। अब पार्लियामेंट का काम शुरू हो गया और डिसीजन लेने का टाइम आया। आर्टिकल 100 वोटिंग इन हाउसेस। हाउस में वोटिंग होती है और मान लीजिए दोनों साइड्स के वोट्स बराबर आ गए। अब फाइनल डिसीजन स्पीकर करेगा। हाउस के डिसीजंस मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। स्पीकर नॉर्मली वोट नहीं करता। टाई की सिचुएशन में स्पीकर कास्टिंग वोट देता है। क्वोरम हाउस की टोटल मेंबरशिप का 1/10 होता है। ये एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है। अब वोटिंग के बाद एक मेंबर हाउस छोड़ देता है। आर्टिकल 101 वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी सीट वेकेंट हो जाती है। रेजिग्नेशन से सीट वेकेंट हो सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन से भी सीट वेकेंट हो सकती है। एक व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर एक साथ नहीं रह सकता। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप भी एक साथ नहीं रखी जा सकती। अब हाउस के मेंबर्स अपने स्पेशल राइट्स का उसे करते हैं। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। मेंबर्स को पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है। पार्लियामेंट में कही गई बात के लिए कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल पार्लियामेंट के पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज से रिलेटेड है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हाउस की डिग्निटी और इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करते हैं। बस पूरी मूवी इतनी सी है। सेक्रेटेरिएट ने हाउस को मैनेज किया, फिर वोटिंग हुई, फिर एक सीट वेकेंट हुई और आखिर में मेंबर्स ने अपने प्रिविलेजेस यूज किए, यानी एसवीवीपी, सेक्रेटेरिएट, वोटिंग, वैकेंसी, प्रिविलेजेस। और इसी सीक्वेंस में आर्टिकल्स आते हैं। 98, 100, 101, 105। लेजिस्लेटिव ब्लॉक आर्टिकल्स 107, 108, 110, 111। नमस्कार दोस्तों, अब हाउस पूरी तरह से तैयार है। स्पीकर भी अपनी चेयर पर बैठ चुका है और अब पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है, लॉ बनाना। इस ब्लॉक को याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। बीजेएमए बिल, जॉइंट सिटिंग, मनी बिल, असेंट। बस इसी सीक्वेंस में पूरी लॉ मेकिंग प्रोसेस चलती है। आर्टिकल 107 ऑर्डिनरी बिल। सबसे पहले पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहीं से किसी भी लॉ की शुरुआत होती है। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है।
इसे मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी। जब दोनों हाउसेस बिल को पास कर देते हैं तब आगे लॉ बनने की प्रोसेस बढ़ती है। अब मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर अग्री ही नहीं कर रहे, यानी डेडलॉक हो गया। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग। ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को एक साथ बुलाता है। इसी को जॉइंट सिटिंग कहते हैं। जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट बुलाता है। जॉइंट सिटिंग में स्पीकर चेयर पर बैठता है। अगर स्पीकर अवेलेबल ना हो तो डेप्यूटी स्पीकर चेयर करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब स्पीकर के पास एक बहुत खास पावर आती है। आर्टिकल 110 मनी बिल। मान लीजिए कोई बिल टैक्स, गवर्नमेंट रेवेन्यू या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। अब सवाल उठता है, कैसे पता चलेगा कि ये मनी बिल है? यही स्पीकर की एंट्री होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका फाइनल डिसीजन स्पीकर लेता है और स्पीकर का डिसीजन फाइनल माना जाता है। ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिल पार्लियामेंट से पास हो चुका है और प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया है। आर्टिकल 111 असेंट टू बिल्स। अब प्रेसिडेंट बिल को देखते हैं और अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल मिलते हाई बिल एक्ट बैन जाता है। प्रेसिडेंट बिल को असेंट दे सकता है। ऑर्डिनरी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता। ये भी एक फेवरेट एग्जाम पॉइंट है। बस पूरी मूवी इतनी सी है। सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर डिसएग्रीमेंट हुआ तो जॉइंट सिटिंग हुई। उसके बाद स्पीकर ने डिसाइड किया कि बिल मनी बिल है या नहीं, और आखिर में प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। अब तक स्पीकर ने लॉज बनवा दिए, लेकिन पार्लियामेंट को स्मूथली चलाने और प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोसीजर ब्लॉक को समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आखिरी ब्लॉक, प्रोसीजर ब्लॉक। इसके बाद स्पीकर की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसीजर ब्लॉक, आर्टिकल्स 118, 121, 122। नमस्कार दोस्तों, अब बिल पास हो चुका है, प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया है, लेकिन एक सवाल है, पार्लियामेंट के अंदर काम चलेगा कैसे? और क्या कोई भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफियर कर सकता है? यही से शुरू होता है हमारा प्रोसीजर ब्लॉक। इस ब्लॉक को याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। RJC, रूल्स, जजेस एंड कोर्ट्स। और इस पूरे ब्लॉक का हीरो है स्पीकर। अब स्पीकर का काम लॉ बनाना नहीं, बल्कि पार्लियामेंट में डिसिप्लिन और डिग्निटी मेंटेन करना है। आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर। सबसे पहले स्पीकर कहता है, पार्लियामेंट रूल्स के हिसाब से चलेगी। लोकसभा और राज्यसभा अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर बना सकते हैं। ये रूल्स हाउस को स्मूथली चलाने के लिए होते हैं। आर्टिकल 121 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन ऑफ जजेस। अब कुछ एमपीज जजेस के कंडक्ट पर बात करना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर उन्हें रोक देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के कंडक्ट पर डिस्कशन नहीं किया जा सकता। सिर्फ जज को रिमूव करने की प्रोसेस के दौरान हाई ईश पर चर्चा की जा सकती है। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 122 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर। अब कोई पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को कोर्ट में चैलेंज करना चाहता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को प्रोटेक्शन देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर्ट प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के बेसिस पर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में इंटरफियर नहीं करता। ये पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करता है। बस पूरी मूवी इतनी सी है। स्पीकर ने रूल्स फॉलो करवाए, जजेस पर डिस्कशन को रोका और कोर्ट्स को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से दूर रखा, यानी RJC, रूल्स, जजेस एंड कोर्ट्स। और इसी सीक्वेंस में आर्टिकल्स आते हैं 118, 121, 122,